हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी 2 जो सेमेस्टर 5 में आता है। उसमें थर्ड चैप्टर दिया है सिलेबस में जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ द ड्रग्स। तो उसमें आइसोलेशन जो करना है उसमें टोटल 4 क्लासेस है, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कालॉइड, वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन। उसमें से जो ये कैफीन है जो हम आज देखेंगे इस वीडियो में तो वो है अल्कालॉइड ड्रग। तो हम देखेंगे आइसोलेशन ऑफ द कैफीन। जीट्यू में अक्सर सभी ड्रग पूछी जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़े और समझे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैफीन। तो जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिटेल आइसोलेशन मेथड ऑफ द कैफीन या फिर कोई भी ड्रग हो तो सबसे पहले हमें उसका सिनोनिम लिखना पड़ता है। कैफीन का सिनोनिम कैफीन ही रहता है। फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, बहुत ही इजी है, आप रिपीटेडली ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर उसका लिखना होता है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में कुछ चीजें रहती है जो अक्सर होनी ही चाहिए। इतनी ही चीजें हमारे पेपर जो चेक करते हैं वो उतनी ही देखते हैं, बाकी सबका नहीं। तो पहले कि वो जो हमारी ड्रग रहती है वो किस क्लास में से है या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर नहीं। तो कैफीन जो है वो प्यूरिन अल्कालॉइड है, मतलब अल्कालॉइड तो है ही लेकिन किस क्लास से है? प्यूरिन से है। क्योंकि कैफीन के स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो उसकी बेसिक रिंग क्या है? प्यूरिन है। इसीलिए कैफीन को बोला जाता है प्यूरिन अल्कालॉइड। जो किस में से हमें मिलता है? तो टी लीव्स में से मिलता है, कॉफी सीड्स में से, कोका एंड अदर स्पीसीज में से भी हम उसको डिराइव कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम टी लीव्स और कॉफी के सीड्स में से हम उसका आइसोलेशन करते हैं कैफीन का, तब हमें कौन सी प्रोसेस करनी रहती होती है? डीकैफिनेशन प्रोसेस से लेना पड़ता है। क्रोमेटोग्राफी या फिर कोई अदर आइसोलेशन मेथड को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते जब हम उसको टी या फिर कॉफी सीड्स में से डिराइव कर रहे हो तो हमें डीकैफिनेशन प्रोसेस करनी होती है। अब उसका बायोलॉजिकल सोर्स की मेन चीजें स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स में कि वो किस स्पीसीज में से डिराइव किया जाता है, मतलब कि किस प्लांट में से उसको लिया जाता है वो लिखना होता है। वो किस फैमिली में से, वो प्लांट जो रहता है वो किस फैमिली में से बिलोंग करता है वो लिखना होता है। और हम जो स्पीसीज में से डिराइव कर रहे हैं उस स्पीसीज में कोई तो प्लांट का पार्ट होगा कि जिसमें से हम ड्रग डिराइव कर रहे हैं। मतलब कि लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्लावर बर्ड हो सकता है, राइप फ्रूट्स हो सकते हैं, फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, उसका रूट हो सकता है, राइजोम पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसे भी हमें मेंशन करना रहता है बायोलॉजिकल सोर्स में। तो बायोलॉजिकल सोर्स में आएगा कि कैफीन में क्या लिखना है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड लीफ बर्ड। किस में से आता है कैफीन हमारा? लीव्स एंड लीफ बर्ड। किसका? तो थियासाइनेसिस वो हमारी प्लांट स्पीसीज है कि जो थिएसी फैमिली में से बिलोंग कर रही है। ये किसके लिए है? थियासाइनेसिस प्लांट के लिए है। अगर हम कॉफी अरेबिका या फिर कॉफी लिबरेका प्लांट में से उसके ड्राइड रिप सीड्स में से डिराइव कर रहे हैं तो उसकी फैमिली रहेगी रूबीसी। मतलब कि कैफीन हमें 2 स्पीसीज में से मिल सकता है। ये जो थियासाइनेसिस है फॉर द टी लीव्स, मतलब कि वन टाइप ऑफ द टी लीव्स है जो हम टी में से उसको डिराइव करते हैं कैफीन को, तो उसके लीव्स और लीफ बर्ड में से डिराइव करेंगे और थियासाइनेसिस स्पीसीज होगी जिसकी फैमिली होगी थिएसी। अगर हम कॉफी के सीड्स में से ले रहे हैं तो कॉफी के सीड्स का नाम या फिर उसकी प्लांट का नाम क्या होगा? कॉफी अरेबिका, कॉफी लिब्रेका, जो क्या हो गए? ड्राइड राइप सीड्स हो गए। कॉफी के लिए ड्राइड राइप सीड्स है और यहाँ पे टी लीव्स के लिए थियासाइनेसिस के लिए क्या है? लीफ और लीफ बर्ड हो गए। ठीक है, तो कॉफी के लिए फैमिली कौन सी रहेगी? रूबीसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये हुआ हमारा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द कैफीन। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन ऑफ द कैफीन, जो पूरे क्वेश्चन के आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ठीक से समझिएगा। तो आइसोलेशन ऑफ द कैफीन में क्या करना होता है? हम जब भी आइसोलेशन करते हैं कोई भी ड्रग का तो उसमें हमें उसका ड्राई पाउडर ही यूज करना होता है। कोई डायरेक्ट लीव्स
या फिर उसके हमने देखा कि यहाँ पे ड्राइड लीफ सीड्स है और लीफ बर्ड है, तो हमें उसको किसी केमिकल के साथ ट्रीट नहीं कराना है। हमें क्या करना है, जो भी हमारा टी लीव्स है या फिर कॉफी के सीड्स है तो उसका पाउडर कर देना है, ड्राई पाउडर, और ड्राई पाउडर को फिर बॉइलिंग वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट आउट करना है। एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा उस एक्सट्रैक्ट का हमें काम है। लेकिन एक कंडीशन और है कि जब हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा, तो हम जब हम उसे फिल्टर करेंगे तो फिल्टर कब करना है, जब वो हॉट हो, मतलब कि गर्म हो तभी उसको फिल्टर कर देना, ठंडा होने तक देर नहीं करनी है। ठीक है, तो जब गर्म हो तभी उस एक्सट्रैक्ट को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो दो चीजें हमें मिलती है, एक चीज मिलती होंगे फिल्ट्रेट और उसके रेसिड्यूज मिलते होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जो वार्म एक्सट्रैक्ट है, वार्म एक्सट्रैक्ट मतलब कि जो गरम गरम नीचे हमें फिल्ट्रेट मिल रहा है, हमें यहाँ पे उसके कंस्टिट्यूएंट का काम नहीं है। कंस्टिट्यूएंट के तौर पर हमने क्या लिया है, पाउडर ऑफ द टी लीव्स, कि जिसका हमें काम नहीं है, उसके एक्सट्रैक्ट का काम है। एक्सट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ द फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो उस वार्म एक्सट्रैक्ट को हमें लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करना है। जब हम लेड एसीटेट के साथ उस फिल्ट्रेट को ट्रीट कराएंगे तो हमें टेनिन्स के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं एंड उसको भी हमें फिल्टर करना है। प्रेसिपिटेट मिल रहा है मतलब कि उसको हम प्योर करने के लिए या वॉश करने के लिए उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। हमें टेनिन्स का प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए, लेकिन उसके फिल्ट्रेट का काम है। ठीक है, कैफीन के पूरी आइसोलेशन मेथड में हमें रेसिड्यूज का कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट का ही काम है। तो प्रेसिपिटेट ऑफ टेनिन्स आ जाए मतलब कि उसके फिल्टर कर देने का है, बाद में उसके फिल्ट्रेट को यूज करना है। उसके फिल्ट्रेट को फिर एक्सेस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराना है, तो हमें फिर से प्रेसिपिटेट मिलेंगे लेड के। किसके, लेड के क्यों आए, क्योंकि हमने आगे भी लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करवाया था, और लेड के प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होंगे, तो लेड सल्फेट के फॉर्म में मिल रहे हैं। अब हमें फिर से प्रेसिपिटेट मिले मतलब कि हमें फिर से उसको फिल्टर करने पड़ेगा, तो फिल्टर करेंगे तो उसका फिल्ट्रेट आएगा। उस फिल्ट्रेट को हमें एक्टिवेटेड चारकोल के साथ बॉईल करना है। क्या करना है, एक्टिवेटेड चारकोल हमारा एक्टिव एड्सॉर्बेंट है कि जो हमारी कलरिंग मैटर को रिमूव करता है। कलरिंग इम्प्यूरिटी, कलरिंग मैटर या फिर कोई भी इम्प्यूरिटी हो तो एक्टिवेटेड चारकोल उसको एड्सॉर्ब करेगा और हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन रहता है उसको प्योर कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे फिल्ट्रेट में एक्टिवेटेड चारकोल डाला, क्यों, क्योंकि कलरिंग मैटर को रिमूव करना है। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, डीकलराइज होगा, मतलब कि कलरिंग मैटर तो एक्टिवेटेड चारकोल ने एब्जॉर्ब कर ली है, मतलब कलर नहीं होगा। फिर उसमें से चारकोल को रिमूव करना है, क्योंकि चारकोल का जो काम था उसने वो कर दिया है, इसीलिए अब चारकोल को हम रिमूव कर देंगे उसमें से। फिर जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया, जो डीकलराइज सॉल्यूशन है, उसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट कराएंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता दूं कि कोई भी हमारी अल्कलॉइड ड्रग हो उसका एक्सट्रैक्ट क्लोरोफॉर्म के साथ ही होगा। अल्कलॉइड ही ऐसी ड्रग है कि जिसका एक्सट्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ फिक्स रहता है। दूसरा कोई भी सॉल्वेंट यूज हो ना हो, लेकिन क्लोरोफॉर्म तो होता ही है, लास्ट में या फिर पहले कुछ भी हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट कराएंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट मिलेगा। फिर उसको इवोपरेट करना है वाटर बाथ पे, जिसमें हमें कैफीन के क्रिस्टल्स मिलेंगे, कैफीन का पाउडर मिलेगा। कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। और उसको अब हमें कैफीन का पिपिटिस मतलब कि पाउडर हमें मिल गया है, हमें यील्ड मिल गई है इवोपरेट करने से, तो उसको हमें प्योर करना है। तो प्योर करने के लिए यहाँ पे मैं रिक्रिस्टलाइज करूंगी अल्कोहल के साथ। फिक्स रहता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कैफीन विद द अल्कोहल के साथ रहता है। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमारा जो कैफीन रहता है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, व्हाइट पाउडर होगा या फिर निडल शेप के क्रिस्टल्स रहते हैं। व्हाइट और निडल शेप के क्रिस्टल्स रहते हैं या फिर व्हाइट पाउडर भी हो सकता है। कैफीन का कोई ऑर्डर नहीं है। टेस्ट बिटर रहता है, कोई भी ड्रग हो टेस्ट तो बिटर ही रहेगा। और सॉल्युबिलिटी, तो एक ऐसी ड्रग है कैफीन की जो हॉट वाटर में सॉल्युबल रहती है। क्यों, क्योंकि हमने जब आइसोलेशन देखा तो हमने सबसे पहले बॉइलिंग वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन किया। जो हम किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन सबसे पहले बॉइलिंग वाटर या फिर कोई भी वाटर के साथ कर सकते हैं, मतलब कि वो ड्रग वाटर में क्या है, सॉल्युबल रहती है। हमने बॉइलिंग वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट आउट किया फर्स्ट, मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में 4 ही चीजें लिखनी होती है हमें,
एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तब, अपीयरेंस, ऑर्डर, टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन बाय द केमिकल टेस्ट फॉर द कैफीन, तो उसके लिए एक ही केमिकल टेस्ट है जो कैफीन के लिए फिक्स है, वो है म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट में क्या करना होता है, बहुत इजी टेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें सैंपल लेना है, उसको पेट्री डिश में लेना है। किस में लेना है, पेट्री डिश में लेना है। फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, फिर उसमें पोटेशियम क्लोरेट डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सैंपल प्लस पोटेशियम क्लोरेट, ये तीनों चीजें हमें पेट्री डिश में लेनी है और उसको तीनों चीज को हीट करना है। कब तक, जब तक ड्राइनेस ना हो जाए। जब हमें ड्राइनेस का जो मतलब कि रेसिड्यूज मिलेगा, ड्राइनेस होगी तब रेसिड्यू मिलेगा ना, तो रेसिड्यूज को जब हम डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन का वेपर, मतलब कि जस्ट हमें फ्यूम्स ही देनी है, पूरा का पूरा अमोनिया सॉल्यूशन या फिर ड्रॉप ऑफ द अमोनिया सॉल्यूशन डालना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूम्स ही देनी है। अब हम वेपर के साथ जब एक्सपोज कराएंगे तो हम जो हमें पर्पल कलर दिखा, तो मतलब कि हमारा कैफीन प्रेजेंट है। ओके, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पर्पल कलर नहीं दिखेगा, लॉस्ट हो जाएगा जब हम फिक्स्ड अल्कली डालेंगे। फिक्स्ड अल्कली का मतलब है कि हम अगर डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डाल देते हैं 1 ड्रॉप, तो हमें पर्पल कलर मिलेगा नहीं, या तो फिर पर्पल कलर जो हमें दिखा है फ्यूम्स की वजह से, उसके बाद अब हमें डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं तो पर्पल कलर क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि हमें क्या करना है, पहले सैंपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट, ये तीनों चीजों को पेट्री डिश में लेकर ड्राइनेस ना आए तब तक हीट करना है, और जो हमें रेसिड्यूज कंटेंट मिलता है उसको हमें जो अमोनिया सॉल्यूशन रहता है, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के फ्यूम्स या फिर वेपर, उसको उससे हमें जस्ट वो स्लाइड जो रहती है या फिर पेट्री डिश में हमें उसको एक्सपोज करना है, उसकी वजह से हमें पर्पल कलर दिख जाएगा। पर्पल कलर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर ये पर्पल कलर आ गया है और उसके बाद हम अगर जो अमोनिया सॉल्यूशन डाल देते हैं या उसमें 1 ड्रॉप या फिर कितनी भी अमाउंट में, तो वो पर्पल कलर लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, फ्यूम्स ही देनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस बाय टीएलसी फॉर द थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो टीएलसी से जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें 7 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली है सैंपल प्रिपरेशन, फिर है स्टैंडर्ड सैंपल, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, डिटेक्टिंग एजेंट एंड आरएफ वैल्यू एंड कलरिंग स्पॉट। तो सैंपल प्रिपरेशन इजी है। हमें 1 मिलीग्राम ऑफ द कैफीन को 1 ml मिथेनॉल में सिर्फ डिसॉल्व ही करना है, तो हमारा सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, टीएलसी के लिए। फिर स्टैंडर्ड सैंपल हम कौन सा लेंगे, कैफीन है तो कैफीन ही लेंगे ना। स्टेशनरी फेज तो कोई भी टीएलसी कर लो, हमारा स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी ही रहेगा, क्योंकि वो सबसे पोलर है, सबसे ज्यादा पोलर है, इसीलिए सिलिका जेल जी रहेगा। फिर मोबाइल फेज ऐसा है कि जो हर ड्रग में, हर एनालिसिस बाय टीएलसी में चेंज होता है, तो मोबाइल फेज भी चेंज होता है और उसका रेशियो भी चेंज होता रहता है। तो मोबाइल फेज में अभी के लिए कैफीन में क्या है, तो इथाइल एसीटेट जैम मिथेनॉल जैम एसिटिक एसिड। तो अब इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ये 3 चीजें रहती है मोबाइल फेज में। कितने रेशियो में, तो 80 जैम 10 इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैफीन को EMA करना है। जैसे हम EMI कराते हैं ना, कोई भी चीज अगर ज्यादा कॉस्टली रहती है तो हम EMI करवा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कैफीन को EMA करना पड़ा, क्योंकि 8 जैम 10 की कीमत वो चुका पाया नहीं, इसीलिए कैफीन को EMA करना पड़ा। EMA मतलब कि इथाइल एसीटेट, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड। उसके लिए डिटेक्टिंग एजेंट कौन सा रहेगा, तो आयोडीन की वेपर्स ही हमें सिर्फ एक्सपोज करनी है और कुछ नहीं डालना है। जैसे हमने डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन की कैसे की थी, उसी तरह आयोडीन की वेपर्स को हमें एक्सपोज करना है। फिर आरएफ वैल्यू हमारी 0.41 रहेगी। कलरिंग स्पॉट हमारा ब्राउन स्पॉट आएगा। हमारी जो टीएलसी की स्लाइड जो रहती है उसमें हमें कैफीन कौन से कलर का स्पॉट्स के साथ मिलेगा, ब्राउन। तो याद रखना, डिटेक्शन में भले ही पर्पल कलर आया हो लेकिन हमारी टीएलसी। फिर एनालिसिस बाय HPLC। तो एनालिसिस बाय HPLC में 4 चीजें लिखनी होती है कि HPLC मेथड हम कौन सी मेथड से कर रहे हैं।
तो आइसोक्रेटिक मेथड, और दूसरी होती है ग्रेडियंट मेथड। तो आइसोक्रेटिक मेथड का क्यों हम यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आइसोक्रेटिक ही यूज होती है क्योंकि उसमें मोबाइल फेस का जो रेशियो होता है ना, तो वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि हम अगर मिथेनॉल का वॉल्यूम चेंज करें, अगर हम यहाँ से 25 से हटाकर 20 कर रहे हैं, तो वाटर का जो रेशियो है 75, वो 75 ही रहेगा। लेकिन जो ग्रेडिंग मेथड रहती है उसमें अगर हम मिथेनॉल का वॉल्यूम चेंज करें तो वाटर का भी वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती है HPLC करने में। इसीलिए सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली HPLC की कौन सी मेथड है? आइसोक्रेटिक मेथड है। उसमें स्टेशनरी फेस C18 कॉलम लेना होता है। C18 कॉलम नॉन पोलर है, इसीलिए हमें मोबाइल फेस पोलर लेना होता। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेस कैसा था? पोलर था, इसलिए हम मोबाइल फेस में तीनों चीजें ले रहे थे, सेमी पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेस टोटली नॉन पोलर है, जिसमें मोबाइल फेस हम टोटली पोलर लेंगे। डिटेक्शन तो यूवी चैम्बर के साथ करेंगे हम उसका डिटेक्शन, कि यूवी लाइट में विजिबल हो उस तरह। लास्ट है हमारा यूटिलाइजेशन, मतलब कि हम कैफीन का यूज किस तरह से किस जगह कर रहे हैं। तो कैफीन तो पता ही होगा सबको, CNS स्टिमुलेंट है, क्योंकि हम कॉफी टी सब क्यों पीते हैं? हमारे CNS को स्टिमुलेंट करने के लिए। और कुछ कुछ यूजेस उसके एज ए डायूरेटिक तरीके भी रहते हैं। लास्ट है उसकी स्टोरेज कंडीशन, तो वो सबको ही आती होगी। It should be stored in well closed container, airtight container, protected from the light in the cool place. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस अच्छी तरह से समझा पाऊँ और अपलोड कर सकूँ। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you.